2024-25 के सत्र के शुभारंभ में हम सब लोग आज एक बहुत ही गहन समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे और ख़ास तौर से मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हिंदुस्तान परिवार का, जिसने छात्राओं और छात्रों के विषय में विद्यार्थियों की एक जो सबसे ज्वलंत समस्या है उस समस्या को इन्होंने समझा और ये हुआ कि इसका पूरे देश में एक साथ सम्मेलन कराया जाए, बच्चों की राय जानी जाए, अभिभावकों की राय जानी जाए, टीचर्स की राय जानी जाए कि कैसे क्या व्यवस्था बननी चाहिए कि हमारे छात्र जिस समय जो परीक्षा देते हैं, खासतौर से कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो देते हैं, तो उनको इस बात का दुख न सहना पड़े, ये दर्द न सहना पड़े कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आप कल्पना करो कि आप परीक्षा देने आए हो इंटर का ही, अब ये हो जाए कि आज परीक्षा नहीं होगी, पेपर लीक हो गया है। ये कहना बड़ा आसान है, डेट बाद में सूचित होना चाहिए, लेकिन जो टेम्परामेंट आपका उस दिन होता है जिस दिन आपके लिए एक्सपर्ट टाइमटेबल में परीक्षा कार्यक्रम होता है, वो टेम्परामेंट नेक्स्ट डे नहीं होता है। और जो हम लोगों का अनुभव है वो ये है कि ऐसे जब भी परीक्षाएं होती हैं तो इसमें अच्छे बच्चे नुकसान उठा जाते हैं, क्योंकि वो उस टेम्परामेंट को खो देते हैं और अपना वो अंक नहीं प्राप्त कर पाते जिसको वो डिजर्व करते हैं। एक तरफ शासन की भी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर पेपर लीक हो गया या कापी जांचने में कहीं बेईमानी हो गई तो उसको कैंसिल करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम कोई भी सरकार हो तो सरकार के तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि इनमें इतना कुछ आप खो देते हैं, इतने बच्चे हताश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, इतने बच्चे अपने अपने उसको जब खो देते हैं, इतने गार्जियंस के प्रति उनका वो विश्वास खो बैठते हैं, उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास हो जाता है। आज ये समस्या खासतौर से इसलिए बहुत ज्वलंत हो गई है कि नीट पेपर को लेकर के आज जिस तरह से पूरा देश इस पर चिंतन कर रहा है, हमारे देश की संसद में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हम लोग पेपर लीक का दंश न सहे, हमारे विद्यार्थी, हमारा पूरा समाज, क्योंकि विद्यार्थी आज के नहीं, ये आगे के भविष्य के समाज का निर्माण करने वाले, जो अपनी युवा पीढ़ी के युवा उससे निकल चुके हैं, वो लोग तो केवल इस पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उसका दंश खेलने के लिए हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी इसको खेलने के लिए 100% परेशान है कि कैसे इसको करें, क्या करें। कितने बच्चों का हम लोगों के पास फोन आता है, क्या करें, कैसे करें। जिस समय हमारी बेटी का मैं एक अभिभावक के रूप में बताना चाहूँगा कि हमारी बेटी भी किसी कॉलेज की स्टूडेंट इंटरमीडिएट की, और उसने गवर्नमेंट सीट पर उस समय CPMT होता था, नीट नहीं होता था, CPMT से उसने जो है MBBS किया, फिर उसके बाद ऑल इंडिया नीट से उसने PhD किया। आज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब इस तरह के कांड होते थे तो उसके ऊपर क्या गुजरती। वो समय भी याद है कि जब MD में उसका सिलेक्शन हो गया तो एक बहुत बारीक चीज़ है, अभी आप सभी लोग इसमें से साइंस साइड के बच्चे होंगे वो MBBS के लिए प्रयास करेंगे, नीट में जरूर। कितने बच्चे इसमें साइंस साइड के हैं इंटरमीडिएट? ये सभी लोग इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग नीट में भरें, चाहे इंजीनियर चाहे डॉक्टर बनेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बारीकी होती है कि जब हम जिस स्टेट से MBBS करते हैं उसी स्टेट से आप MD कर सकते हैं। MD करने की दो शर्त होती है, या तो जहाँ के आप रहने वाले हो और या जहाँ से आपने पास किया हो MBBS, आप MD नहीं कर सकते। लेकिन यूपी में इसका भी अजीब सी स्थिति है। यूपी कहता है कि आप भले ही हमारे यहाँ के रहने वाले हो, अगर आपने हमारे यहाँ से MBBS नहीं किया तो आपको हम MD अपने यहाँ से नहीं कराएंगे। जबकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कहता है कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आपने MD की हमारे यहाँ से MBBS किया है तो हम आपको MD तब तक नहीं कराएंगे जब तक आप 3 साल जा करके ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर MD वहाँ सेवा न करें। समस्या इस चीज़ की है, और नहीं तो आपको 13 लाख रुपये भुगतान करना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात है
जब उसका 3 साल गुजर जाएगा MBBS के रूप में डॉक्टर करने, तो MD करने लायक ही नहीं बचेगा। उसके अंदर नए बच्चों के साथ कैसे कंपटीशन कर पाएगा? जो बच्चे MBBS करके तुरंत MD में जा रहे हैं और जो बच्चा 3 साल नौकरी करके जाएगा, वो कैसे एक दूसरे के साथ आएगा? ये ऐसी परिस्थिति में बेटी का MD में सिलेक्शन होने के बाद उसको महाराष्ट्र सरकार ने रोक दिया, कहा हम आपको अपने यहाँ से MD कराएंगे। यूपी ने कहा हम आप, क्योंकि आपने हमारे यहाँ से MBBS नहीं किया है, हम आपको MD नहीं कराएंगे। उसका नीट कम्पीट करना बेकार हो गया। फिर वो हम लोग महाराष्ट्र हाईकोर्ट में इसको चुनौती दिए। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा कि ये महाराष्ट्र वेलफेयर की बात है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सोचिए कि कितनी बड़ी त्रासदी को झेल रही होगी बेटी कि हम सिलेक्ट होकर बैठे, लेकिन हमको कोई स्टेट अपने यहाँ से MD नहीं कराएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हस्तक्षेप किया, कहा कि ये गलत है और बच्चे ने चूंकि कर लिया है, आप इसको इस तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन तब तक सारी सीटें भर चुकी थी क्योंकि काउंसलिंग हो चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अकेले उसका काउंसलिंग हुआ और बॉम्बे मेडिकल कॉलेज से उसने MD किया। ऐसे जो प्रकरण है ये हमारे बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, उनमें हताशा को जन्म देते हैं और ये विश्वास को बढ़ता है कि हम मान लिया बहुत तैयारी करते करेंगे तो क्या होगा, पेपर तो लीक हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये आत्मविश्वास बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए, जैसा कि अभी MD नीट का PG नीट का जो व्यवस्था बनी है कि परीक्षा के कुछ समय पूर्व पेपर तैयार होगा, कुछ घंटे पहले, जिससे कि लीक होने के चांस कम हो जाए। सरकार हमारी इस दिशा में प्रयास कर रही है, इसके लिए हम उसको साधुवाद देते हैं। लेकिन उसे ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी होगी कि कोई भी परीक्षा लीक न हो और हमारे जो युवा है ये बिल्कुल निर्भीक होकर के कार्य कर सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में हमारे इस महाविद्यालय के प्रबंधक सर आए और आज के कार्यक्रम पर कुछ प्रकाश डालकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सुनिश्चित की। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा जी, जो सम्मानित समाचार पत्र हिंदुस्तान द्वारा आयोजित जो संवाद कार्यक्रम है उसमें हम सभी सहभाग कर रहे हैं और हम सभी सुपरिचित हैं जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है वो किस तरह से सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है, स्थापना को लेकर के संवेदनशील है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके हितों को लेकर के जो बात कही जा सकती है, की जा सकती है, तो सारा काम जो है हिंदुस्तान बखूबी कर रहा है। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो उसकी संकल्पना है उसके अंतर्गत ये संवाद कार्यक्रम वो आपके सामने हिंदुस्तान लेकर के आया है। और मैं समझता हूँ इस समय एक जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हमारे विद्यार्थी हित से, हमारे आपके हित से जुड़ा हुआ है, वो चिंता सभी को है। वो चाहे आप हों, आपके अभिभावक हों या समाज हो, सबके मन में इस बात को लेकर के चिंता है कि जो परीक्षाएं हो रही, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। क्यों न हो, नौकरी स्वप्न होता है। हम पढ़ाई करते हैं तो एक स्वप्न पहले से हम पालते हैं सभी। मेरा ख्याल है कि 100 आउट ऑफ 100% लोग इस बात का एक स्वप्न पालते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें। सही है? Isn't it? सही है ना? ओके। लेकिन हम यह भी जानते हैं क्यों, अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पावर जुड़ा हुआ है उसके साथ, सरकारी नौकरी के साथ जो है एक जो भाव जुड़ा हुआ है कि हम सरकारी नौकरी पाएंगे तो मान सम्मान हमारा बढ़ेगा, सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है ना, और उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। 24 घंटे होते हैं। अगर आप कभी अभी जब आप नीट की तैयारी करने जाएंगे, इंजीनियरिंग की या तमाम सारी जो भी परीक्षाएं हैं UPSC की, तो आप देखेंगे कि बच्चों के पास और कोई काम नहीं।
वो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, वो 14 घंटे 16 घंटे वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं स्वयं भी, हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं और उन्हीं से हो करके जो है कई नौकरियां मैंने की, 3 नौकरी, तीसरी नौकरी मेरी है, तो मुझे मालूम है कि कंपटीशन क्या होता है और किस शिद्दत के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ हम नौकरियों की तैयारी में जुटते हैं, क्योंकि ये हर अभिभावक का, आपके पीछे आपके अभिभावक का का स्वप्न जुड़ा हुआ है, उनकी अपेक्षा है। जब आप मान लीजिए कुछ लोग कोटा तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उसमें मेहनत क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, आपके अभिभावक की है। उनका स्वप्न है कि हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, ये उनका भी स्वप्न होता है। और उनके स्वप्न के साथ जो समाज है वह भी, आपके नात रिश्तेदार जो है वह भी उस भाव के साथ जुड़ते हैं और समाज का भाव भी, जो उसका मनस है वो भी कहीं न कहीं जुड़ता चला जाता है। अरे बड़ा एलिमेंट है सरकारी नौकरी का। आप डॉक्टर बनते, इंजीनियर, डॉक्टर को तो कहा जाता है कि दूसरा भगवान, नेक्स्ट टू गॉड, इस धरा पर कोई है नेक्स्ट टू भगवान के अलावा वो ईश्वर का प्रतिरूप है। तो ऐसी धारणाएं जो सरकारी नौकरियों से और खास प्रोफेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने नौकरियों में इतना लालित्य भर दिया है कि हम बरबस जुड़ जाते हैं। जब इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं तो हम यह स्वप्न पालने लगते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कुछ और लोग जो है वो स्वप्न कि हमको IAS बनना है, तो अपनी फील्ड हम चयनित कर लेते हैं। दुर्भाग्य तब होता है कि जब ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नहीं होते, कोई उनके व्यवस्थापन में कहीं न कहीं कोई संकट आता है, कोई उनके परिचालन में संकट आता है और हम बाकायदा तमाम सारे ऐसी गतिविधियों से हम वास्ता हो रहे हैं। समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें कहीं न कहीं कई स्तरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। क्या होता क्या है, किसी परीक्षा का, किसी ऑल इंडिया परीक्षा का जो संचालन है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है और उसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है। इतने स्तर उसके होते हैं कि हम सहज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमला इन्वॉल्व है और हर कुछ फुल प्रूफ होता है। हर कुछ जो है फुल प्रूफ होता है कि हर जगह सर्टिफाई किया जाता है कि किसी भी स्तर से रंच मात्र भी गलती या गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है कुछ कमियां रह जाती हैं। ये लैब से जब सिस्टम बहुत एक्टिव होता है तो चीजें पकड़ में भी आती हैं। अगर सिस्टम में लैब्स है, सिस्टम नहीं था, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज तो खबर जो है सेकंड्स के अंदर जो है पूरे विश्व में आप फैला सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपने कोई खबर डाली और उसके साथ हजारों जो है व्यूअर्स या लाइक्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो आज क्या है कि किसी ने सही खबर डाली या गलत खबर डाली तो हमको थोड़ा सा क्या है, हमको सेंसिटिव रहना है, विवेक करना है कि खबरें सही या गलत है। इसीलिए तमाम सारी समय पे जो है तो सरकारें भी इस ओर बहुत प्रतिबद्धता के साथ वो सारी चीजें प्लान करती हैं और प्रयास करती हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी किसी स्तर पर न होने पाए। तो आज एक बहुत मौलिक प्रश्न लेकर के हिंदुस्तान आपके पास आया है। वो जानना चाहता है कि जो स्वप्न आपने पाला हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, IAS बनने का, प्रशासनिक अधिकारी बनने का, और बहुत सारी सेवाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, वो अभी तो जैसे NTA, इसमें 2 परीक्षा है। अभी हाल का जो मामला, हालिया मामला है वो नीट का है और दूसरा जो है नेट, वह परीक्षा जिससे प्रोफेसर बनते हैं। मैं अभी बताया गया हमसे कि मैं एक मुनीश्वर दत्त स्नातक MD PG कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है। तो जो परीक्षा इसकी मैंने इसके लिए क्वालिफाइंग माने हमको एक अवसर प्रदान करती है कि उस परीक्षा को हम क्वालिफाई करके ही प्रोफेसर हो सकते हैं, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं आपके प्रबंधक जी कह रहे थे कि वो हमारे हृदय को सहते हैं,
हमारा जो मोरल है वो डाउन होता है, हमारा आत्मविश्वास खंडित होता है। हमारा ही नहीं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारा समाज है, उसका भी मॉरल डाउन होता है और तमाम सारी चर्चा शुरू हो जाती है कि अरे देखो हमने इतनी मेहनत की और प्रश्न पत्र लीक हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। लेकिन इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि यह सिस्टम है, इस सिस्टम में इतने बड़ी व्यवस्था में कहीं थोड़ी सी चूक हो गई तो वो फ्लैश हो गई, वो उजागर हो गई और तुरंत बाहर आ गई। अब ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, किसी न किसी स्तर पर अपना काम करेंगे ही। भाई अभी जैसे जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी हमारे इस देश की जो है, तो आप नीरछीर विवेक को मैंने वो कर रही है। और तमाम सारे प्रदेशों में, चाहे हम बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम सारे प्रदेशों में जो गड़बड़ियां हुई वो मामले भी आ रहे हैं। उसके पहले भी कई पेपर लीक आउट हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पेपर अभी लीक हुआ है, ये बहुत पहले से चलता रहा है, हम लोग सुनते रहे हैं। पिछली सरकार में यह बात हुई, ये जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके ऊपर बड़ा आरोप लगा कि ये कहीं वर्ग के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी। अभी पुराना मामला है, अभी हाल ही में आज जो है आजकल में जो है प्रकाशित हुआ है। तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारा अपना दायित्व क्या है कि अगर हम इन परीक्षाओं से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या अपेक्षा है सरकार से, आपका क्या सुझाव हो सकता है कि क्या व्यवस्था की जाए, क्या ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की जाए कि हम जिस परीक्षा से जुड़े हैं उस परीक्षा से संबंधित सारी चीजें व्यवस्थित हो और उसकी शुचिता बरकरार हो। तो परीक्षा की शुचिता को लेकर के आपके मन में अगर कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, जैसे आप अभी एक अच्छी बात कही गई कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि देखिए गड़बड़ी बहुत सारे स्तरों पर होती है। अभी तो जो आज का मामला है उसमें क्या हुआ कि कापियां बदल दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएसजे की जो परीक्षा थी, यूपी पीसीएसजे की, उसमें 40 विद्यार्थियों की कापियां आपस में बदल दी गई, एक व्यक्ति के नंबर दूसरे पे चढ़ा दिए गए। बहुत बड़ी बात है। अब यह जो ब्लंडर है, इसका निदान क्या हो सकता है? ये सारे लोग जो दोषी हैं, ये वही हैं जो परीक्षा से जुड़े हुए हैं। अब कौन सा ऐसा बैरोमीटर होगा, कौन सा ऐसा टेस्टर होगा कि वो हमारे अंदर लगा दे, मैं भी तमाम सारी जगहों पे परीक्षक रहा हूँ, परीक्षक हूँ, तो वो एकदम तय हो जाए कि फला आदमी एकदम नैतिक है, एकदम ईमानदार है और जिस परीक्षा का संचालन करेगा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि यह आदमी एकदम ईमानदार है। किसी के अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जानते। हाँ, जो सुझाव एक है कि परीक्षाओं में जो ह्यूमन बीइंग, जो मानवीय है, जो कि हम कभी गलती होती बता देते हैं, मानवीय त्रुटि, मशीन त्रुटि करती है, मशीन भी त्रुटि करती है, मशीन की त्रुटियां बहुत बहुत कम। अगर उनकी सिस्टम में कहीं न कहीं जो है कोई खामी, विशेष खामी होगी तभी तो यह हो सकता है कि इस परीक्षा को पूरी तरह यांत्रिक, मैं एक सुझाव के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि अगर परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं हम संपादित करते हैं, हम ऑनलाइन परीक्षा करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीच का जो अमला पेपर छपवाना, पेपर सेटिंग तो होगी, जाहिर है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं पेपर को सेट करेंगे, लेकिन पेपर छपवाने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। जहां पर रखा जाता है, जो चेस्ट होता है, जहां पर रखा जाता है, उसको जो निकाल करके लाता है अपने यहाँ रखता है, ज्यादातर प्रश्न पत्र जो है वो सेंटर से लीक होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें वो गड़बड़ियां किनारे हो जाएंगी। तो अगर सीधे प्रश्न पत्र पहुंच रहा है, ये बड़ा सिस्टम जो है वो वैक्यूम भर जाएगा, माने वो गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
ऐसे तमाम सारे सुझाव हैं जो आपके भी मन में होंगे, या आप इन परीक्षाओं के विषय में कैसे पारदर्शी हो, आपका जो सुझाव है वो अपेक्षित है। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप में से जो समझते हो, जो इस परीक्षा से जुड़े हो, ना भी जुड़े हो, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आवे, मंच पर आवे और अपनी भावना से अवगत करावे कि परीक्षाओं में क्या सुझाव, क्या सुधार होना चाहिए। हाथ उठाएंगे, कौन कौन बोलना चाहिए, पहले हाथ उठा। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो बड़ी बात नहीं है, आराम से। ये बिल्कुल आपका विद्यालय है, आपके प्रबंधक, आपकी शिक्षिकाएं बैठी हुई है और मैं भी आपके बीच का, ठीक है? तो बिल्कुल उन्मुक्त, एकदम मन में जो कुछ भी आता है, बिल्कुल मत सोचिए कि आपके सामने कैमरा है और लोग हैं, क्योंकि बेटा अल्टीमेट सफरर आप होंगे। हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में, यद्यपि सरकार ने भी क्या किया, इन पेपरों के लीक होने के बाद एक कमेटी गठित की के राधाकृष्णन जो इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इसरो आप जानते हैं कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है देश की, उनके पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन है, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, समिति गठित की है। तो उस समिति को जो सुझाव है आपकी जो हिंदुस्तान छापेगा, ये उस समिति तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस भाव से, चूंकि आपका नुकसान न हो, आप परीक्षा व्यवस्था में क्या सुधार चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई सुझाव आएगा तो अच्छा लगेगा। तो पहले तो हाथ उठाएंगे कि कौन कौन लोग जो है अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं। तो कोई व्यूज अपने शेयर नहीं करना चाहते, अपने व्यूज को शेयर करो कि आप क्या चाहते हो, कि कैसे करें, आपका ही संरक्षित हो और उनका। ये आपका मंच है, जो हिंदुस्तान ने दिया है, ये आपका मंच है। आपकी बातें वो रखी जाएंगी, मैं तो आप माध्यम हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माध्यम, और वो आपको मोटिवेट करने के लिए। आजा बेटा, आजा। बात सही बोलते, यही तो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। कोई वो बात नहीं है, आप बोलो आराम से। अच्छा ठीक, तो पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षिका हैं या शिक्षक है, वो एक मुझे लेकर के आ जाए। आप लोग हाँ, बच्चों का भी थोड़ा भाव बनेगा। आप आइए, मेरा पुत्र इस बार पिछले साल से और इस बार भी उसने नीट की परीक्षा दी। नीट का पेपर आउट हुआ। जैसे सर ने बताया कि पेपर ये साल 2 साल 3 साल से आउट नहीं हो रहा है। हमको याद है जब मैं इंटरमीडिएट करने के उपरांत इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए गया था, उस समय भी इंटर का पेपर 10-10, 20-20 रुपए में बिक रहा था, गली मोहल्लों में बेचा जा रहा था। तो आज के 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो एक कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ना तो ये 2-4 साल की घटना है। कभी आरओ का पेपर आउट हो रहा है, कभी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है, और अभी हाल में सिपाही भर्ती परीक्षा का और नीट की परीक्षा, तो ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। इसमें 2 तरह से 2 लोग पीड़ित होते हैं। एक तो अभ्यर्थी जो परीक्षा देता है, तैयारी के साथ रात दिन वो एकाग्र होकर बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर त्याग कर
वो एग्जाम में बैठता है और इस मंशा के साथ बैठता है परीक्षा में कि हम इस बार इस परीक्षा में सफल होंगे, और सफलता के लिए वो कई वर्षों तक अध्ययन करता है, लेकिन भी पता चलता है कि इतनी ज़्यादा मेरी चली गई कि वह अच्छे अंक पाकर भी उस मेरिट में नहीं आ पाता। तो निश्चित रूप से वो हतोत्साहित होगा, और इस व्यवस्था जो सरकार की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उससे वह उदास भी होगा, हताश भी होगा, निराश भी होगा, और पढ़ने की जो उसकी लालसा है, जो जिज्ञासा है, वो सब खत्म हो जाएगा। उसको तो पीड़ा होगी ही, और साथ में जो उसका गार्जियन है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको भी अपार कष्ट होगा, क्योंकि जिस त्याग के भाव के साथ वो अपने बेटे को कोटा या किसी भी स्टेट में, किसी भी शिक्षण संस्थानों में, कोचिंगों में दाखिला दिलाकर ये अपेक्षा करता है या आशा लगा कर बैठ जाता है कि बस मेहनत कर रहा है बच्चा, निश्चित रूप से सफल होगा, डॉक्टर बनेगा, केवल अपने लिए नहीं, यह समाज के लिए, दूसरों के लिए सेवारत रहेगा। इस भाव के साथ गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा देता है, वो व्यवस्था करता है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है और मेरी जो इसको पेपर मिल जाएगा, पूरा तैयारी करके आएगा, उसको क्वेश्चन मिल गया 12 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जैसी जो व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से वो इतना हाई मेरिट बना देगा। 720 नंबर का पेपर है नीट का, बेटे का 595 नंबर आया है, पिछले साल 545 आया था। शायद अगर ये सब पेपर ऊपर आउट ना हो तो उसका कहीं कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें मूल रूप से अगर कहा जाए तो सरकार ही दोषी है, क्योंकि जब सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जितने भी उच्च पद पर आसीन हैं, उनकी सुरक्षा कोई खतरा नहीं है, तो पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकती। पेपर की सुरक्षा करनी चाहिए ना, जैसे आप चल रहे हो तो आपके पास जेड श्रेणी के सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, तमाम तरह के दूर से ही, उसी तरह से जहाँ भी एजेंसी को, जिस एजेंसी को दिया जाए, वहाँ पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था हो, पेपर बनते समय और पेपर निकलते समय, जहाँ जिस सेंटर में जाए कदापि जो है कोई भी पेपर आउट ना कर सके, चाहे कहीं भी मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो। लेकिन जब सरकार इस संकल्प के साथ अगर संकल्प लेगी कि हमको किसी भी तरह से पारदर्शी परीक्षा कराना है, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेगी। आज तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास कोई मिल सकता है जब तक उनके सुरक्षा गार्ड नहीं चाहेंगे। वैसे ही पेपर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहाँ जिस संस्था को आप दायित्व दें, मेरे ख्याल से वहाँ पर इस तरह से चुस्त व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ का पेपर किसी को मिल ही ना सके। और इस पर और भी रोकथाम के और तरीके हैं, जैसे अभी नेट का एग्जाम हो रहा था, ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, उसी समय पेपर मिलेगा, उसी समय आप ऑनलाइन परीक्षा देकर भी आप समूह आपके पेपर सामने आ सकता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन उसमें भी लोग कहीं न कहीं से अपने यहाँ की एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं जुगाड़। किस जुगाड़ से? इसमें केवल कैंडिडेट हुई, गार्जियन भी दोषी है। गार्जियन चाहता है कि एक प्रकारेण हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। जैसे कोई भी सरकार है, कोई भी सत्ता पार्टी है, वो एक प्रकारेण चाहती है हम जीत जाए, चाहे उसके लिए जो भी गड़बड़ी करनी है, हम सत्ता में पहुँचे। तो इसमें सब लोग को मिलजुल कर, चाहे वो गार्जियन हो और चाहे आसीन पद पर विराजमान अधिकारी हो, क्योंकि भ्रष्टाचार, जहाँ तक मुझे एहसास होता है,
कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है और संस्कार नीचे से ऊपर की हो जाता है। कोई गरीब आदमी पेपर नहीं आउट कराएगा, जो ऊंचे जगह बैठे हैं, ऊंचे लोग हैं, मिनिस्टर हैं, ऐसे ही लोग इस कार्य में संलिप्त होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी सख्ती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर होम साइंस डिपार्टमेंट से सर उपस्थित हुए हैं हिंदुस्तान संवाद कराने के लिए। संवाद का मतलब कि बातचीत एक पैनल की तरह हो। तो आप अपनी बात को कैसे सफलता प्राप्त की जाए उसके बारे में आप बता सकते हैं और सर बताएंगे। और आपको जो भी परीक्षा संबंधी जो भी प्रश्न पूछने हो कि कैसे कॉम्पिटिशन बीट करना है, आगे बढ़ना है, आगे कैसे हमारी काउंसलिंग के बारे में बताया जाए, काउंसलिंग की जाएगी, आपका गाइडेंस किया जाएगा, उस चीज़ के लिए सर हैं और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बार बार सभी का आपसे कहा जा रहा है, तो आप कुछ तैयार मतलब कुछ तैयार करिए कि बोलना है कि क्या पूछना है। आपके पास ये सुविधा दी गई है, ठीक है बच्चों। तो 8-10 बच्चे निकल कर सामने आए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन चल ही रहे होंगे ना आप लोग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आरती श्रीवास्तव समाचार विभाग से हूँ। बच्चों आप लोग एक बात बताइए, जब परीक्षा कोई पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि हमारी साल भर की या 2 साल की मेहनत उससे जुड़ी हुई होती है। और जब हम कितनी कठिनाइयों से जहाँ सेंटर होता है वहाँ जाते हैं, किन किन परिस्थितियों से गुजरते हो, वहाँ तक पहुँचते हो, पेपर देते हैं। जब वो परीक्षा कोई पेपर लीक हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान या कष्ट हमको और हमारे पेरेंट्स को होता है। तो बच्चों इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे मेरा एक सुझाव है, जैसे अभी हमारे बेटे ने इसका बिट्स का पेपर दिया था, उसके इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें क्या हुआ, तो ऑनलाइन मोड में पेपर था, उसका रिजल्ट से तुरंत दे दिए थे, इतने मार्क्स आप पाए हैं और आप उसको क्वालिफाई किए कि नहीं। तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे हमको आगे कोई प्रोसेस ही ना रहे, तो उसमें कोई लीक होने का या कुछ ऐसा चक्कर ही ना रहे और बच्चे को उसकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि हमारी परीक्षा भी सुचितापूर्ण रूप से संपन्न हो जाए और बच्चे की जो मेहनत है वो बेकार न जाए और पढ़ने वाले बच्चों को इसका पूरा लाभ मिले। क्योंकि जब कहीं भी परीक्षा जो निरस्त होती है, पेपर लीक होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उन्हीं बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और फिर वो एक तरह से निराश हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमको नहीं मिला। तो कुछ इसी तरह की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जो पेपर को लेके जो सेट करते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि कहीं भी कोई लीक होने की कोई संभावना ना बचे। थैंक यू। कार्यक्रम आपका, इससे आपको जुड़ना। Good afternoon everyone. My name is Shubhika Mishra. I am a student of class 12. आज जैसे हमारा टॉपिक है संवाद। हम आज पेपर जो निरस्त हो जाता है, हमारा एग्जाम जो निरस्त हो जाता है, पेपर लीक के ऊपर कुछ बात करने के लिए उपस्थित है, उसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित है। और जैसा कि आप सबको बताया, जो हमारा पेपर लीक होता है वो बस ऑफलाइन एग्जाम लीक नहीं होता है, तो ऑनलाइन में भी लीक हो सकता है, और जो ऑफलाइन एग्जाम होता है वो ऑनलाइन के जरिए ही लीक हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से बोलना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनसे कि वो हर जगह की सिक्योरिटी पर एक्शन ले, वहाँ पे उत्तेजना बढ़ाए ताकि वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी देखी जाए। और जैसे जो रास्ते में ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ के आदमी उसे देखते हैं और उनकी मतलब अच्छी बात रखी। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा पेपर जाता है, छपने की प्रक्रिया होती है, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, बाकी एग्जाम देने के बाद जो कॉपी चेक होने की प्रोसेस होती है उसमें भी सुधार करना चाहिए, वहाँ भी सिक्योरिटी हमें टाइट करनी चाहिए। और जहाँ भी पता चलता है जिसने भी ये लीक करवाया उसे कठिन से कठिन और
करती है उससे बड़ी व्यवस्था सेंध लगाने की, उससे बड़ी व्यवस्था करते हैं, तो सरकार को निश्चित रूप से चौकन्ने रहने की आवश्यकता है, उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता। आज देखते हैं साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार भी ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर रही है कि किस तरह से उनको रोका जाए। तो इसमें अन्वेषी होने की आवश्यकता है, ठीक है। इतना बड़ा जुर्माना है, अभी नया कानून आया है जिसमें 1 करोड़ रुपए जो पेपर लीक में जो इसमें सम्मिलित है, 1 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना है, और मेरा ख्याल 10 साल तक कैद की प्रोविजन है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो करंट केस है, ऐसे तो उसका नाम मुखिया है जो है, लेकिन अगर कोई सिंडिकेट का मुखिया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सैकड़ों धाराएं, माने फिर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तब तो लोग डरेंगे, क्योंकि जो ऐसे मॉनिटरी जो जुर्माना है वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई भी जो है वहन कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं इस मामले में भी थोड़ा सा चर्चा और अच्छी लगी, रुचि बढ़े, इसीलिए मैंने ये देखा, महसूस किया इस चीज में, इस पूरे प्रकरण को मैं देखता रहता हूँ, तो इसमें मैंने देखा कि 400 करोड़ और 700 करोड़ ये तो एक अलग बात हो गई। इसमें हमारे इतने बच्चों का जीवन जो कि अमूल्य है वो प्रभावित हो रहा है, पूरे देश का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसके लिए जो हमको व्यवस्था बनानी है, जैसा कि डॉक्टर शर्मा जी ने कहा अभी, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कड़ी हो सकती है, उसमें सेंध नहीं लग सकती, और जितनी सतर्कता होती है उतनी सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए। और दुनिया में चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर पेपर लीक के कोई आज तक घटना नहीं हुई, क्योंकि वहां पर पेपर सेना कराती है और सेना के संरक्षण में पेपर होते हैं, चाहे जो भी पढ़ती है। तो हमें कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि पेपर लीक हो ही न पाए, क्योंकि जो हमारा ये आपका जहाँ तक आता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये और खतरनाक है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बन गए कि और उसके अंदर पेन रख दिया आपने, सब कॉपी हो गई, पेन ड्राइव आपने रख दिया, सब कॉपी हो गई। अब कॉपी हो करके वहीं से इंटरनेट से जहाँ बैठा जो बना रहा है, भाई बनाएगा तो मनुष्य ही उसको, अब मनुष्य के उससे दिमाग से कैसे निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर अन्वेषी होने की आवश्यकता है। भारत का जो तंत्र है कुछ अलग तरह का, चाइना से भारत में बड़ा अंतर, तंत्र अलग है। यहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो इस तरह के भी वाकये हैं, लेकिन निश्चित रूप से परीक्षाओं को पारदर्शी जो है कराने के लिए सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा कि हर चीज को मॉनिटर करे, और सेना की जरूरत पड़े तो सेना लगाई जाए, क्योंकि इतने बड़े बच्चों का, इतने बड़े वर्ग का जो है हित इससे संरक्षित है। दूसरी चीज है राष्ट्र का हित, तो राष्ट्र की जो छवि है इंटरनेशनल फोरम पर बड़ा जो है वो हल्ला होता है और बड़ी तू होती है, बाहर भी विदेशों में भी हमारे बच्चों इतनी बड़ी परीक्षा का जो सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं उनका पेपर लीक हो रहा है भारत में। तो यह है राष्ट्र की छवि का भी प्रश्न है, तो पूरी तरह फुल प्रूफ बनाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अगले वक्ता को। जीवन इतना
और इससे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी होती है। सारी फैमिलीज की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। जिनके पास पैसे हैं वो तो पढ़ा लेते हैं बच्चों को बाहर, लेकिन जो पुअर फैमिलीज होती है लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो उनको बाहर मतलब खुद प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं देखते हैं। वो बच्चों को अपने बाहर भेजते हैं पढ़ाने, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो बच्चा तो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, मुझे किसी भी तरीके से करके मुझे निकालना है, लेकिन फिर बच्चे ने पूरी मेहनत की है, अब पेपर लीक हो गया तो इससे पेरेंट्स भी टूटते हैं। पेरेंट्स तो टूटता ही, लेकिन बच्चा तो पूरी तरीके से टूट जाता है। बच्चे को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, कहाँ से कहाँ क्या किया, खुद प्रॉब्लम से फेस किया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। जैसे मेरे रिलेशन में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मतलब वो यूपी का पेपर दे के आए थे, तो बहुत खुश थे वो आए थे, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद ही पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत उदास हुए थे और उन्होंने कहा कि अपना पेपर नहीं हो सकता। तो मतलब बड़े पापा लोग समझाए भी, लेकिन फिर कहे कि अब मतलब वो 2-3 एग्ज़ाम दे चुके हैं, जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं सारा पेपर लीक हो जाता है। वो मतलब अब उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। वो बहुत अकेले मतलब बहुत सैड रहते हैं। तो सब लोग समझाते भी हैं घर वाले, लेकिन पता नहीं क्या उनको, तो इसलिए पेपर लीक होता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। कितने बच्चे का सपना टूट जा रहा है, कितने पेरेंट्स का सपना टूट जा रहा है, कितने मेहनत से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, कितने गरीबी से भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन्हीं के बच्चों का सपना टूट जाता है और पेरेंट्स हताश हो जाते हैं और ये हताश हो जाते हैं कि हाँ कि बच्चे अपना मर्डर करने से तैयार हो जाते हैं, अपना भी जान खोने को तैयार हो जाते हैं। और ये तो मैं बहुत सोची नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए एक मंत्रालय में स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए जो सारी परीक्षाओं को कराए, और शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा हो या टीचिंग लाइन में उसको ज्ञान हो कि कैसे हम परीक्षा कराएं, कैसे देश की शिक्षा को सुचारू तरीके से चलाया जाए, उस तरह का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अभी तो जितने भी शिक्षा मंत्री बनाए गए ऐसा नहीं है कि उनको कोई अनुभव हो, ऐसे शिक्षा मंत्री उनको मिलते हैं। तो मेरी राय ये है कि शिक्षा मंत्री ऐसा
हर परीक्षा लीक हो जा रही है, क्यों हो? ये ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, जो भी हो। और लेकिन परीक्षा लीक होना बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आने वाला है, अभी नहीं है। तो ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। और भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना होगा कि इसके लिए कठोर कानून बनाए और मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को एक स्वतंत्र रूप से एक अच्छा शिक्षा मंत्री बनाए। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र अच्छे जिम्मेदार है। इसकी व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी क्या व्यवस्था करी जाए जिससे इसको पारदर्शी बनाया जाए। विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत के बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हुआ है, इतने ऊंचे स्तर की परीक्षाओं में सेंध लगाना, ये हम सभी अभिभावकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो सरकारों को उस पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार की परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज कराएं कि उसमें कोई भी सेंध न लगे। आज जितनी परीक्षाएं भारत में हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें ऐसा जरूर रहता है कि परीक्षाओं का पेपर लीक करा जाए और उसमें नुकसान सीधे सीधे हमारे बच्चों का होता है, खास करके उन बच्चों का जो वास्तव में परिश्रम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर लीक हुआ, उसमें जो ऊपर के बच्चे हैं वो तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनने उस स्तर की मेहनत नहीं की थी, उसमें उन बच्चे घुस गए जो कि नकल से शामिल हो। ऐसा भी होना गलत है। ऐसे में सरकारों को निश्चित सोचना चाहिए कैसे ऐसी व्यवस्था कराई जाए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कैसी व्यवस्था हो, लेकिन उसमें सेंधमारी न हो। और क्योंकि आज हमारे बीच में हिंदुस्तान पेपर वाले उपस्थित हैं, तीसरी आँख होती है ये, जो हम यहाँ कहेंगे वो पूरे मंडल में सुनाई देगा। और जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है, लगभग 10,000 अभिभावकों से बात करके उनकी सारी बातों को पेपर के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। ऐसे में हम लोगों का सुझाव यही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे कि इन परीक्षाओं में नकल को रोका जाए। ईमानदारी के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सरकार में रहने वाले लोग ही से उनकी लापरवाही से या उनकी कह सकते हैं ईमानदारी से काम न करने के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई। तो इस बात का ध्यान या व्यवस्था हमारी सरकार ही बना सकती है। और जो आम लोग हैं, जनता है, वो उनसे गुजारिश करें या कुछ ऐसा सर्वे करवाया जाए जिससे लोगों का विचार हमारी सरकार तक पहुँच सके और सरकार इस चीज़ से जागरूक होकर कुछ ना कुछ इस पर कठिन नियम बनाए जिससे कि लोगों के अंदर ये करने से पहले डर उत्पन्न हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा कानून बनाया गया या कुछ ऐसा राइट बनाया गया जिसका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमारे ऊपर उसकी सजा हमें प्राप्त नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ। मेरा केवल एक पहले क्वेश्चन इसके बाद सुझाव अपनी जगह, क्या अभी तक गवर्नमेंट या हिंदुस्तान इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि बड़ा पेपर लीक हो तब हम चर्चा करेंगे? पेपर तो लीक हमारे ख्याल से जब से हम पढ़ रहे हैं तब से सुन रहे यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ।
स्टार्टिंग में इस पॉइंट को पकड़ लिया गया होता कि पेपर लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है, तो शायद आगे बड़ी परीक्षाओं में ये परेशानी ना आती। क्या गवर्नमेंट और मीडिया ये चीज़ सोचती रहती कि कोई बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम हो जाए तभी हम चीज़ को आगे लेके चलें? स्टार्टिंग में जैसे आप नीट का पेपर हुआ, चलिए पेपर आउट हो गया, क्यों पेपर आउट ना हो? आज तो हर आदमी डॉक्टर ही बनना चाह रहा है, इंजीनियर ही बनना चाह रहा है। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाता कि पेपर को कई स्टेप में कर दीजिए? कितनी बार वो पेपर लीक कराएंगे? नीट हुआ, जैसे आपने टेट डाला, सुपर टेट डाला, टीचिंग लाइन में तो स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हैं, और जहाँ से प्रोफेसर, जहाँ से डॉक्टर, भगवान के बाद दूसरा रूप जा रहा है, वहाँ भी केवल एक परीक्षा लीक, एक बार परीक्षा दिया उसके बाद क्वालिफाई। तो जाहिर सी बात है जितने भी बड़े लोग वो तो चाहेंगे ही ना। इसमें पिस्ता कौन है? जो नीचे बने। जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया कि इनके बड़े पापा के बच्चे, इनके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, पिस्त तो वो है। तो पिस्ता हमेशा कौन है? जो ऑनेस्टली गरीब होता है, ईमानदार होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने आप में तो मैनेजमेंट, हमारे यहाँ इस टाइप का कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी हाल में आरओ या पुलिस की परीक्षा जो लीक हुई है, आरओ की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद से मैसेज आने लगा कि पुलिस के पेपर लीक होगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है लोगों में कि एक परीक्षा लीक हो गई और दूसरी परीक्षा लीक होगा, लिख लीजिए। और उसमें गुजरना कितना बड़ा, कितनी बार जांच वाली टीम कहाँ पे आई जहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सर से कभी बात होती तो यही होता था कि भैया जाँच करने आए, किस चीज़ का जाँच करना है, पेपर लीक कहाँ हुआ, जाँच कहाँ हो गई। तो जहाँ मेन थी वो आपको पकड़े नहीं। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक दिन देख रहा था, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, देश भर रात भर क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं अगर नौकरी चाहिए, कॉल लेटर चाहिए तो आप फ़ोन करिए, मंत्री मेरे पास है। सोशल मीडिया पे ऐसे ही मंत्री लोग, तो पहले तो आप शासन कहना चाहिए, पहले तो आप अपने मंत्री को सही। सबसे बड़ा करप्ट कहाँ पे है? शासन। आप पढ़े लिखे तो कोई मानव बनाइए ना, कोई मंत्री बनेगा, नेता बनेगा, ये परीक्षा क्वालिफाई करेगा तब जाके कुर्सी पे बैठेगा। सब चीज़ की क्वालिफिकेशन है, मंत्री और नेता की कोई क्वालिफिकेशन है नहीं है। पेंशन तो ले लीजिए, पुराने जो पेंशन मांगे वो गलत है, लेकिन अगर एक दिन के लिए मंत्री या सांसद विधायक हो जाता है तो उनका पेंशन रिलीज हो जाता है। पेपर लीक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर किसी का ध्यान जाता है नहीं जाता है। और पेपर लीक आज हम देख रहे हैं कितना अच्छा जनसभा हो रहा है कि पेपर लीक को चलिए चर्चा करते हैं। पहले चर्चा क्यों नहीं? कोई चीज़ जब बड़े पे पहुँच जाए तब उस पर चर्चा हो। नीट के बाद लगाइए सुपर नीट, सुपर नीट के बाद स्पेशल नीट लगा दीजिए, 3-3 स्टेप का परीक्षा करिए। कितना करता है वो, कितना पेपर निकालता है, कितना आउट कराता है। तो अगर मेरी बातों को किसी को आहत हुआ हो, बुरा लगा हो, कुछ समझ आते हैं, लेकिन क्या करें, अंदर जब रहता है तो निकलता है। थैंक यू सर। मैं उर्दू का अध्यापक साकेत बस्ती कॉलेज। मैं आईना हूँ, मेरी आदत है शख्स दिखाने की, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सामने से हट जाए। आज का ये ज्वलंत मुद्दा कि पेपर्स लीक क्यों हो रहे हैं। पेपर्स लीक होना नीट का, नेट का या बीपीएससी के एग्जाम्स का, बीपीएससी का कोई होगी हो, पेपर दे के आया, पेपर बहुत अच्छा हुआ तो उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर लीक। तो जाहिर सी बात है ये पेपर लीक होने में हम ही, इसमें कोई एक इंसान गुनहगार या कसूरवार नहीं है। इसमें लगेगी आग तो आएंगे घर कई सब में। अगर इसकी तह जांच की जाए तो सब सारे पर्दे खुलते चले जाएंगे। बहुत नाम शामिल इसमें होंगे जो पेपर को लीक कराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और रही सही बात कि पेपर लीक, चूँकि हमको ये नहीं बात करनी है कि पेपर लीक होते क्यों हैं, पेपर लीक होने से बचाया कैसे जाए, इस पर बात करनी है। तो इसके लिए जो मेरा अपना सुझाव है, बड़े सबके सुझाव आ चुके हैं, तो मेरा अपना सुझाव ये है कि सबसे पहले जो परीक्षा, जिसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षा तय होती भी हो, ये परीक्षा होनी है, उसका एक सिलेबस बनता है, उसके बाद पेपर होता है। उस सिलेबस डिज़ाइन करने से लेकर के पेपर की सिटिंग तक के जितने भी लोग हैं और परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है, उस एजेंसी को ये पहले मेरा अपना सुझाव ये करे, उसका ये एजेंसी जितने भी लोग परीक्षा में शामिल हो
सबको अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर जनरेट करे। उस मोबाइल नंबर पर उनको सारे फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों के नंबर कहीं नहीं होंगे, सिर्फ क्या कहते हैं परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी उनसे कांटेक्ट करेगी, बाकी उसका कोई और उस पर ये नजर ये मतलब जो मोबाइल नंबर जनरेट करेगी उससे ये फायदा होगा कि उनकी उस मोबाइल पर एजेंसी के अलावा किसी और की कॉल आ जा नहीं रही है, तो कम से कम लीकेज की कुछ हद तक चांसेस कम बनेंगे। बाकी तो जो शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं, जबकि वही सर ने भी कहा ना कि क्या कहते हैं उस पर नेताजी दावा कर रहे हैं जिसको नौकरी ले लेना हो वो आ जाए, तो सबसे पहली बात ये कि ऐसे नेताओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये खुले मन से ये दावा करता है कि जिसको नौकरी लेना हो आ जाए। नौकरी कहीं कोई नेताजी अगर बांटते होते तो हर आदमी किसी न किसी पार्टी का समर्थक है, किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाए हुए किसी को नौकरी ही मिलता थी, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के क्या माने रखते। और दूसरी बात ये है कि प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा सा देखिए मैंने मतलब देखा था और पढ़ा भी है कि एक बार नेहरू जी और ये दिनकर जी नहीं दिनकर जी को क्या कहते हैं और हरि सिंह दिनकर जी और ये भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संसद की सीढ़ियों पर जा रहे थे, तो हुआ कि दिनकर जी की पाँव लड़खड़ाए, सही इनके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की पाँव लड़खड़ाए, तो उन्होंने कहा गिरने के हुए दिनकर जी उन्होंने बचा लिया। तो राष्ट्रपति साहब ने ये कहा कि धन्यवाद दिनकर जी, आपके पाँव लड़खड़ाए हैं और आपने मतलब मेरे पाँव लड़खड़ाए और आपने मुझे बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि जब जब इस देश की राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ाई है, साहित्य ने और शिक्षा जगत ने उसे सहारा दिया है। है कि शिक्षा के लिए कोई मानक, ये राजनीति के लिए कोई पैरामीटर, कोई मानक है ही नहीं। अनपढ़ व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति दोनों राजनीति में समाहित हैं। तो पहले शिक्षा जो है राजनीति को प्रभावित करती थी, आज राजनीति शिक्षा को प्रभावित कर रही है। चुनाव होने हैं, बोर्ड परीक्षा पहले करा दो समय से, बच्चों की तैयारी चाहे हुई हो 2 हफ्ते पहले परीक्षा करा दो। भाई कौन सा पैरामीटर कहता है? पहले की बोर्ड परीक्षाएं हुआ करती थी, मैंने सर खुद भी बोर्ड 2003 हाई स्कूल में पास किया। पहले बोर्ड परीक्षा होती थी, एक परीक्षा में कम से कम परीक्षा पर 1 दिन का 2 दिन का गैप होता था। अब लगातार पेपर चल रहे हैं, बच्चों पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। मेरे कहने का आशय ये है कि परीक्षाएं जो है परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पूरी व्यवस्था को अच्छे ढंग से शिक्षा के मार्ग से गुजारा जाए, पैरामीटर बनाया जाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को कौन कितना बेहतर कर सकता है। परीक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम कितने भी लोग उसमें शामिल किए जाएं। परीक्षा व्यवस्था को संपन्न करने के लिए सब पर सरकार के अपने नुमाइंदों से मतलब कोई राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं, सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो है उस पर नजर रखें और जहाँ से जरा से भी मतलब समझ में आए वहीं से त्वरित कार्यवाही हो। सर ने किसी सजेस्ट किया कि 1 करोड़ का जुर्माना इस नथिंग कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जो इस व्यवसाय में लिप्त हैं वो कई हजार करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मेरा आपका सुझाव जहाँ तक था मैंने बताया, अगर अच्छा लगे तो ठीक ही है, बाकी तो सरकार मौजूद प्रश्न था कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे नेता हैं, राजनीति करने वाले हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, प्रश्न उठाया, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है और ऐसे जो जनप्रतिनिधि वो चुनकर के आते हैं, तो हमारा दायित्व क्या है? अभी आप मेरा ख्याल है कि 1-2 साल बाद आपको वोटिंग राइट मिलेगा, 18 साल के आप हो जाएंगे, तो जो निर्वाचित, हमको ध्यान रखना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें तो शिक्षित हो, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आफ्टर ऑल जब चुनते हम हैं तो दोष दूसरों को क्यों दें? तो चुनना क्या है, ये पैरामीटर हमारे समक्ष रहे, क्योंकि हमारे सामने विकल्प है। हम तो जो अशिक्षित है, निरक्षर है, उसको जिता देते हैं, जो माफिया है उसको जिता देते हैं। तो चुनने न चुनने का विकल्प ये हमारे पास है। जब चुना हमने है तो गाली देने का, दोष देने का राइट नहीं। दूसरी चीज है जो व्यवस्था है, अपनी बात 1 करोड़ की हो, इतना बड़ा नेक्सस है और ये पता नहीं कितने लोगों का संगीत है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो 1 करोड़ की बात आ रही है, वास्तव में तमाम लोग अपने अपने, अभी जो बात आई यहाँ इलाहाबाद का कोई विद्यालय है
केवल 20,000 और 30,000 के लिए पेपर लीक है। उस व्यक्ति को जो बैंक से पेपर लाना था, केवल 30,000 में उसने अपना ईमान बेच दिया। केवल 30,000 रुपए उसको मिलने थे और उसने पेपर को लीक करा दिया। तो यह व्यवस्था कि जो प्राथमिक तौर पर है, जो चपरासी है, क्लर्क है, वो ऐसा नहीं है कि उसको करोड़ों रुपए मिल जा रहे हैं, उनका मॉरल डाउन होगा, उन पर एक अंकुश लगेगा कि जैसे छोटे छोटे जो ढीले पॉइंट्स हैं, ढीले पेच हैं, उनको कसने के लिए जुर्माने की। बाकी तो मैंने बताया था कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, उनको उम्र कैद भी दी जा सकती है, तमाम सारे आरोप बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा रही बड़ी सार्थक चर्चा रही, और मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हिंदुस्तान के प्रतापगढ़ के जो चीफ श्री शैलेश तिवारी जी का आभार करता हूँ। जय और हमारा अखबार हिंदुस्तान एक सार्थक और परीक्षाओं को लेकर जो चीज़ें चल रही है देश में, उन मुद्दों को लेकर पूरे देश में सभी लोगों के साथ ही संवाद स्थापित कर रहा है। और इस संवाद से जो भी विचार निकल के आ रहे हैं परीक्षाओं में, कि परीक्षाएं किस तरीके से पारदर्शी पेपर लीक ना हो, इन सुझावों को आप लोगों के से लेके और सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, वो हमारा हिंदुस्तान अखबार आज की तारीख में कर रहा है। जो भी सुझाव आए हैं वो हम कल अखबार में प्रकाशित भी करेंगे, और उसके बाद भी जो भी सुझाव आएंगे उन सारे सुझावों को हम लोग सरकार तक पहुँचाएंगे। एक कमेटी बनी है इसके लिए, उस कमेटी को ये सारे सुझाव दिए जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों के सुझाव से ही आगे पेपर लीक ना हो, उसके लिए एक अच्छे कदम उठाए जाएंगे। आज का जो प्रकरण हुआ है या आगे ना हो, इसको लेकर जो भी कदम है हम आप सब मिल के ही इसका समाधान कर सकते हैं। आज संवाद में हमारे साथ जो कि शिक्षक अभिभावक बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार लगे, अच्छा लगा, कुछ हम लोगों को भी सीखने को मिला, कुछ आप लोगों को भी मिला। इसी एक तालमेल से जो बना है बना रहे, इसी तालमेल के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद दे रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार हमेशा आप लोगों के साथ है, कभी किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक संवाद भी नहीं, परीक्षा भी नहीं, आपके समाज में कुछ भी चल रहा है, आसपास घटनाक्रम समस्याएं कुछ भी होती हैं, आप वो चीज़ें हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उनको शासन प्रशासन या जहाँ तक भी पहुंचाने की चीज़ें हम वहाँ तक पहुँचाएँगे, और आपकी मदद आप सभी का बहुत निकल जाए तब आप